जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। साथियों, आज का जो वीडियो होने वाला है वो जेएसएससी का पेपर नंबर 2 जो कि हिंदी व्याकरण पूछी जाती है साथियों, उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 76 है। इसके पहले आप लोगों के लिए 75 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी प्रोवाइड करवाई जा चुकी है, तो आप लोग जाइए और वीडियो को देखिए और अपनी तैयारी का अंदाज़ा लगाइए कि आपकी तैयारी कितनी हो पाई है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं साथियों, बिना देरी किए हुए। वह बहुत अच्छा लड़का है में वह कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, संबंधवाचक है या फिर निजवाचक है? तो कैसा सर्वनाम है साथियों? तो आपका जो सही जवाब होगा साथियों वो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, वह बहुत अच्छा लड़का है, वह क्या होते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। ठीक है, वह बहुत अच्छा लड़का है में वह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित बोध होता है साथियों उसे ही हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, और जहाँ पे निश्चितता का बोध नहीं होता है वहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे निश्चयवाचक सर्वनाम के जो उदाहरण हैं यह और वह होता है, अनिश्चयवाचक के कोई कुछ होता है। ठीक है, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं बताइए? 5 होते हैं, 6 होते हैं, 7 होते हैं या फिर 8 होते हैं? कितने भेद होते हैं साथियों सर्वनाम के? तो साथियों 6 भेद होते हैं। ठीक है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं वो जान लीजिए। प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के भेद: पहला पुरुषवाचक होता है, दूसरा संबंधवाचक हो गया, तीसरा निश्चयवाचक हो गया, और चौथा की बात करें तो निजवाचक हो गया, पांचवा प्रश्नवाचक और छठवां अनिश्चयवाचक। तो टोटल 6 भेद होते हैं। ठीक है, सर्वनाम के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है? केवल बहुवचन में। पाठक, प्राण, नदी, स्त्री। आप सभी को हम यह भी बताएंगे कि सदा बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द कौन कौन से होते हैं और सदा एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द कौन कौन से होते हैं। तो पहले इस प्रश्न का जवाब दीजिए, क्या होगा साथियों आपका सही जवाब? तो प्राण जो है वो केवल बहुवचन में प्रयुक्त होता है, माने सदा बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द है। प्राण शब्द का प्रयोग केवल बहुवचन में होता है। वस्तुतः जिन शब्दों से बहुत सी वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे घोड़े, तितियां, नदियां, वस्तुएं आदि। ठीक है, अब देखिए हिंदी में वचनों की जो संख्या होती है वो 2 होती है साथियों, एक होता है एक वचन, एक होता है बहुवचन। अब आप देखिए हिंदी में कुछ शब्द हमेशा एक वचन रूप में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे क्रोध, क्षमा, छाया, प्रेम, जल, जनता, पानी, दूध, वर्षा, हवा, आग आदि। इन शब्दों को याद रखिएगा साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द हैं। ठीक है, और हिंदी में कुछ शब्द हमेशा बहुवचन रूप में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे आंसू, केस, समाचार, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, बाल, लोग, प्रजा, रोम, होश आदि। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये शब्द हैं, इनको याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और हिंदी में कुछ शब्दों के बहुवचन बनाने के लिए मूल शब्दों के साथ वर्ग, वृद्ध, गण, लोग, जन आदि समूहवाची शब्द जोड़ दिए जाते हैं, जैसे कि कर्मचारी वर्ग। ठीक है, तो ये बहुवचन हो जाएगा। पक्षी वृंद बहुवचन हो गया, असभ्य लोग, लेखक गण। तो ठीक है, ऐसे ही जब ये सब शब्द जोड़ते हैं तो वो बहुवचन में बन जाता है। ठीक है, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? क्रिया है, भाववाचक संज्ञा है, विशेषण है या फिर अव्यय है? तो कैसा शब्द है प्रेम? तो साथियों प्रेम जो है वो भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द भाववाचक संज्ञा है जिसका विशेषण प्रेमी तथा प्रेममय होता है। वस्तुतः जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा या व्यापार का ज्ञान हो साथियों, वहां पे क्या होता है? भाववाचक संज्ञा होता है। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। ठीक है, संगतकार किन क्षेत्रों में पाए जा सकते हैं? कथन के लिए उचित विकल्प का चयन करिए। अब साथियों संगतकार ये आप के दिमाग में आया होगा कि ये आखिर संगतकार शब्द आया कहाँ से? अगर आप लोग लगातार प्रैक्टिस से जुड़े हुए हैं पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 से, तो साथियों आप लोग संगतकार कौन सा पाठ है, किस पुस्तक में ये पाठ है, कौन कवि हैं या लेखक हैं, सब आपको पता चल जाएगा जो साथी निरंतर प्रैक्टिस सेट से जुड़े हुए हैं। अब बताइए क्या क्या हो सकता है इसका सही जवाब, तब थोड़ा इसके डिटेल की ओर बढ़ते हैं। संगीत के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, नाटक के क्षेत्र में, चलने के क्षेत्र में। तो संगतकार किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो साथियों क्या होगा आपका सही जवाब? आपका जो सही जवाब होगा साथियों वो एक संगीत के क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, जब आप कविता को देखेंगे तो उसमें पूरा डिटेल्स हमने पाठ का भावार्थ भी बताया हुआ है, तो आप लोग जाके देखिए और समझिए चैप्टर को। उसके बाद साथियों आपको यह विकल्प समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो संगीत के क्षेत्र में और नाटक के क्षेत्र में और चलने के क्षेत्र में, ठीक है, संगतकार पाए जाते हैं।
राजनीति के क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो 1, 3 और 4 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो 1, 3 और 4 ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब साथियों आप सभी को बताते हैं कि जो ये पुस्तक है वो क्षितिज भाग 2 में है और पाठ है संगतकार, पाठ का नाम है संगतकार और क्षितिज भाग 2 की पुस्तक में है। और यह साथियों काव्य खंड, अगर क्षितिज भाग 2 की बात हो रही है तो 2 खंड याद रखिएगा, एक काव्य खंड और एक होता है गद्य खंड। ठीक है, 2 खंड याद रखिएगा, एक काव्य खंड एक गद्य खंड। तो यह काव्य खंड से लिया गया है और कवि, अगर काव्य खंड है तो साथियों कवि पक्का होंगे। ठीक है, तो कवि है मंगलेश डबराल जी और गद्य खंड होगा तो वहाँ पे लेखक या लेखिका हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मंगलेश डबराल जी कवि हैं, पाठ का नाम है संगतकार। ठीक है, भावार्थ आपको जानना है तो आप लोग जाइए वहाँ पे हिंदी पेपर 1 संगतकार लिख के आपको दिखेगा, तो आप लोग वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, सारे चैप्टर कंप्लीट करवा दिए गए हैं साथियों हिंदी पेपर 1 माने क्षितिज भाग 2 और काव्य कृतिका भाग 2 का, तो आप लोग देख सकते हैं। त वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान है नासिक्य, दंत्य, मूर्धन्य या फिर तालव्य। तो त वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है साथियों। तो क्या होगा आपका सही जवाब? त। तो दंत्य जो है आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, दंत्य में त वर्ग आता है। ठीक है, आइए उच्चारण स्थान पूरा खत्म कर ही देते हैं। तो देखिए वर्णों का जो उच्चारण स्थान है इस टेबल को याद रखिएगा। कंठ के अंतर्गत छोटा बड़ा क वर्ग यानी क ख ग घ अंगा ह और अह आता है। ठीक है, तालु में छोटी बड़ी च वर्ग च छ ज झ इया य और श आते हैं। मूर्धा में री री ट ठ ड ढ ण माने ट वर्ग र और ख आता है। दंत में री त थ द ध न ल और स आता है। ओष्ठ में छोटा उ बड़ा उ प फ ब भ म माने प वर्ग आता है। और नासिका की बात करें साथियों तो इया म अंगा ड़ न आता है। कंठ तालु में ए आता है। कंठ ओष्ठ में ओ अ आता है और दंत ओष्ठ में केवल व आता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा, कंठ तालु ए है, कंठ ओष्ठ ओ अ और दंत ओष्ठ व होता है। ठीक है, तो उच्चारण स्थान का टेबल पूरा याद होना चाहिए साथियों आप सभी को, ताकि किसी भी प्रकार का घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे आप उसका जवाब तुरंत दे पाएंगे। वह मीठा फल है, इस वाक्य में विशेषण बताइए साथियों। वह मीठा है फल, तो मीठा फल है, तो बताइए साथियों विशेषण बताना है। तो मीठा जो है साथियों फल की विशेषता बताई जा रही है, तो फल कैसा है? मीठा है। जब विशेषता बताई जाए तो वहाँ पे विशेषण होता है। विशेषण की भेद जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं साथियों। और प्रविशेषण क्या होता है साथियों? जब मैं कह देता वह बहुत मीठा फल है, तो विशेषण की भी जो विशेषता बताए वह प्रविशेषण होता है। ठीक है, तो ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, बहुत वाक्य में रेखांकित शब्द किस विशेषण का उदाहरण है? गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक, परिमाण बोधक। क्या होगा साथियों आपका सही जवाब? तो परिमाण बोधक। ठीक है, बहुत जो है वो परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण है। थोड़ा सा यहां पे समझिए, प्रश्नगत वाक्य में रेखांकित शब्द बहुत परिमाण बोधक विशेषण है। किसी वस्तु की नाप या तौल का बोध कराने वाले शब्द परिमाण बोधक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो दूध का नाप तौल तो होता है ना, आप नाप के ही देते हैं, तो नाप तौल वाली वस्तुएं हों और नाप तौल का बोध हो तो वहाँ पे परिमाण बोधक विशेषण हो जाएगा। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, इस वाक्य में ज़्यादा शब्द क्या है साथियों? क्रिया है, सर्वनाम है, संज्ञा है या फिर क्रिया विशेषण है? क्या है? बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा आपको बताना है क्या है। तो साथियों क्रिया विशेषण है। ठीक है, वह शब्द जो हमें क्रियाओं की विशेषता का बोध कराते हैं वे शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, क्या? वे शब्द जो हमें क्रियाओं की विशेषता का बोध कराते हैं वही शब्द क्या होते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, इस वाक्य में ज़्यादा शब्द क्रिया विशेषण है और वह शब्द जो हमें क्रियाओं की विशेषता का बोध कराते हैं वही शब्द क्या होते हैं? विशेषण कहलाते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। आसमानी, नियमित, पाश्चात्य, अनुशासन। अब विशेषण ये हैं, आपको संज्ञा पहचानना है। तो साथियों अनुशासन जो है आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर संज्ञा की बात करें, अनुशासन में संज्ञा माने विशेष्य है जिसका विशेषण अनुशासित हुआ। ठीक है, देखिए अनुशासन संज्ञा या विशेष्य है जिसका विशेषण अनुशासित, आसमानी, नियमित और पाश्चात्य विशेषण है। ठीक है, जिनकी संज्ञा विशेष्य क्रमशः आसमान माने आसमानी का आसमान, नियमित का नियम और पाश्चात्य का पश्चिम है। ये जो 4 विकल्प थे
उनके जो हैं क्या है, संज्ञा है या विशेष्य कह सकते हैं। ठीक है, राम ने रावण को मारा, अकर्मक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, नकारात्मक क्रिया है। कैसी क्रिया है? राम ने रावण को मारा, तो साथियों यहां पे सकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो कैसी क्रिया हो जाएगी साथियों? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो प्रश्नगत दोनों ही वाक्य में, दो वाक्य, एक और वाक्य लिख लीजिए। सुरेश ने फल खरीदे, सुरेश ने फल खरीदे। ठीक है, यहाँ पे दो वाक्य कह दिया, तो नहीं तो यहाँ पे काट के सीधा एक वाक्य लिख लीजिए, क्योंकि प्रश्न में एक ही वाक्य लिखा है। तो एक वाक्य में दी गई क्रिया जो है सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। क्या या किसको का प्रश्न लगाने से, क्या या किसको का प्रश्न लगाने से अगर उत्तर मिल जाए साथियों तो वहाँ पे सकर्मक क्रिया होगा, उत्तर नहीं मिलता है तो वहाँ पे अकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में क्रिया है, नाम धातु है, सहायक है, अकर्मक है या फिर सकर्मक है। तो बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में जो साथियों होगा वो सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो सकर्मक क्रिया, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। वाक्य में पढ़ना क्रिया के साथ कर्म, पुस्तक की संभावना है। सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो। ठीक है, अपादान कारक किस वाक्य में है? वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, धोबी को धुलने के लिए कपड़े दो, उसकी गाय सुंदर है, वह फल खाता है। अपादान कारक, कारक की संख्या कितनी होती है? 8 होती है साथियों। उन्हीं 8 कारक को आपको ध्यान में रखना है। तो अपादान कारक होता है साथियों, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, कोई चीज कहीं से अलग होता है, अलगाव के रूप में अपादान कारक जो परसर्ग होता है वो से होता है, तो वहां पे अपादान कारक यूज होता है। ठीक है, धोबी को धुलने के लिए कपड़े दो, तो ये तो अलग नहीं हो रहा है। उसकी गाय सुंदर है, अलग नहीं हो रहा है। वह फल खाता है, अलगाव का बोध नहीं हो रहा है। तो जहां पे अलगाव का बोध हो वहीं पे अपादान कारक होता है साथियों। ठीक है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं अपादान कारक है, और धोबी को धुलने के लिए कपड़े दो, वो कौन सा कारक होगा? वो संप्रदान कारक होगा। अभी आपको सारे परसर्ग भी हम दिखाते हैं। उसकी गाय सुंदर है, संबंध कारक है, वह फल खाता है, कर्ता कारक है। अब कैसे हम पहचानेंगे? तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ ज्ञात हो वही कारक कहलाता है। भेद होते हैं 8। कारक हुआ विभक्ति, देखिए कर्ता ने विभक्ति से पहचानेंगे, कर्म को से, करण से या द्वारा होता है, संप्रदान को के लिए हेतु निर्मित वास्ते। ठीक है, जैसे अभी आपने उदाहरण देखा, धोबी को धुलने के लिए कपड़े दो, तो के लिए शब्द है ना परसर्ग, तो ये जो शब्द यूज हुआ यही बताता है कि संप्रदान कारक है। ठीक है, अपादान कारक की बात करें तो से अलगाव के रूप में प्रयोग होता है। संबंध का के की रा रे री ना ने नी यूज होता है, जैसे उसकी गाय सुंदर है, तो की आया ना, उसकी की आया तो का के की आया तो वहां पे संबंध कारक हो जाएगा। अधिकरण में, पर, के, ऊपर, के भीतर। ठीक है, संबोधन हे, अरे, हो आदि। ठीक है साथियों, तो परसर्ग जरूर याद रखिएगा, कारक जो हैं सारे कारक याद रखिएगा। हमारा समाज उन्नति के पथ में है, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? संज्ञा, लिंग, कारक या फिर वचन। तो किस प्रकार की अशुद्धि है? तो साथियों यहाँ पे कारक की अशुद्धि है। कारक की अशुद्धि है माने आप, हमारा समाज उन्नति के पथ में है, जहां पे में है, में के जगह पे पर होना चाहिए। हमारा समाज उन्नति के पथ पर है, ये होना चाहिए साथियों। ठीक है, तो इसलिए कारक की यहाँ पे अशुद्धि है, में के स्थान पर होना चाहिए। नौसखिया शब्द का अर्थ है क्या है? नौसाथी, नया सीखने वाला, नया शब्द या फिर नया जीवन। क्या होता है नौसखिया शब्द का अर्थ? तो साथियों जो नया सीखने वाला होता है उसे हम कहते हैं नौसखिया है। अभी गाड़ी में चलाना, नहीं तो गिर जाओगे। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? सामान्य भूत, पूर्ण भूत, आसन्न भूत, संदिग्ध भूत। मैं खाना खा चुका था, तो जहां पे खाना खा चुका था पूर्ण भूत हो गया, यहाँ पे पूर्ण भूत हो गया। ठीक है, आपका जो सही जवाब होगा पूर्ण भूत होगा। तो साथियों क्रिया की समाप्ति का यहाँ पे पूर्ण बोध हो रहा है कि मैंने खाना खा चुका है, मैं खाना खा चुका था, तो क्रिया समाप्त हुई, काफी समय बीत गया है, अतः यहाँ पे क्या होगा? पूर्ण भूत होगा साथियों। प्रस्तुत वाक्य में क्रिया की समाप्ति का पूर्ण बोध हो रहा है और क्रिया समाप्त हुए काफी समय बीत गया है, अतः इस वाक्य में पूर्ण भूतकाल होगा साथियों। ठीक है,
वह आए तो मैं जाऊं प्रस्तुत वाक्य में कौन सा काल है? हेतु हेतु मद भविष्य काल, भूतकाल, संभाव्य भविष्यकाल या फिर सामान्य भविष्यत काल। वह आए तो मैं जाऊं, ये तो जो शब्द है ना, इसी से पता चलता है कि यह कौन सा काल है। तो हेतु हेतु मद भविष्यत काल है साथियों, ठीक है। कैसे पहचानेंगे? वह आए तो मैं जाऊं, इस वाक्य में हेतु हेतु मद भविष्यत काल है। जिस काल में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है उसे हम हेतु हेतु मद भविष्यत काल कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, जिस काल में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है, तो वह आए, वह निर्भर कर रहा है ना कि भैया तुम आओगे तभी तो मैं जाऊंगा, निर्भर है दूसरे के ऊपर। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? हेतु हेतु मद भविष्यत काल हो जाएगा। अंतरा किसे कहते हैं? अस्थायी टेक को, संपूर्ण गीत को, अस्थायी टेक को छोड़कर गीत का शेष भाग, गीत का मध्य भाग। तो अंतरा किसे कहते हैं? तो साथियों, अंतरा जो है अस्थायी टेक को छोड़कर गीत का जो शेष भाग होता है उसे ही हम अंतरा कहते हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? कौन सा है बताइए, कौन सा ऑप्शन सही होगा? अब हम बोल देंगे तो कामा, अल्प विराम, प्रश्नवाचक, पूर्ण विराम। बताइए, हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। तो साथियों, जो पूर्ण विराम होता है जिसे हम इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं, फुल स्टॉप इंग्लिश में ऐसा होता है एक मात्र बिंदी, और हिंदी में फुल स्टॉप ऐसे होता है माने पूर्ण विराम, ठीक है। तो इसलिए यह जो है ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। यही जो है हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है, ठीक है। बाकी आपके ये कॉमा, इंग्लिश में कॉमा है, हिंदी में भी कॉमा, हिंदी में अल्पविराम कहते हैं, और इंग्लिश में इसे हम सेमीकोलन कहते हैं, और अर्धविराम ये है, अर्धविराम जो है हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, इसे अर्धविराम बोलते हैं, अर्धविराम। और हिंदी में इंग्लिश में सेमीकोलन। उपविराम ये जो होता है ऐसे मात्र बिंदी, उसे हम उपविराम या फिर कोलन कहते हैं इंग्लिश में, और ये पूर्ण विराम है जो कि अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है, और यह प्रश्नवाचक है, ठीक है। देखिए, हम आपको सारे जो कांता प्रसाद गुरु ने 20 चिन्ह बताए हैं उनको हम आपको दिखाते हैं। अल्प विराम, कामा, अर्धविराम, सेमीकोलन, उपविराम, कोलन, पूर्ण विराम, फुल स्टॉप, अंग्रेजी हेतु, संयोजक, हाइफन। अब विवरण चिन्ह को कोलन डैश बोलते हैं। देखिए, विराम चिन्हों के भेद जो होते हैं श्री कांता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्ह 20 बताए हैं, और ये इस प्रकार हैं: अल्प विराम, अर्धविराम, पूर्ण विराम। ये सारे विराम चिन्ह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग सारे विराम चिन्ह देख सकते हैं। 20 विराम चिन्ह है। कौन किसका चिन्ह है? क्षुद्र का शुद्ध रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? शूद्र, क्षुद्र, छद्र, शूद्र। तो क्षुद्र का शुद्ध रूप बताना है तो शूद्र, ठीक है। शूद्र जो है आपका बिल्कुल यहाँ पे एक में बड़ा उ कर लीजिएगा साथियों, नहीं तो दोनों एक ही ऑप्शन हो जाएंगे, तो डी वाला भी सही हो जाएगा, इसलिए एक में बड़ा उ कर लीजिएगा। तो जो आपका सही जवाब होगा वो छोटा उ वाला हो जाएगा, शूद्र, ठीक है। शूद्र का शुद्ध रूप होगा, शूद्र होता है जैसे सूर्य, सूर्य, मुनि, मुनि, तिथि, तिथि होता है, आधीन का अधीन होता है, आशीर्वाद का आशीर्वाद ऐसे होता है। ऐसे में लोग जल्दबाजी में गलत करते हैं, जैसे आशीर्वाद यहाँ पे लिखा हुआ है। अनाधिकार, अनधिकार होता है, अनाधिकार नहीं होता, ठीक है। तो ये कुछ शुद्ध रूप हैं, इनको ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। उपरोक्त, उपर्युक्त, उपर्युक्त, उपर्युक्त। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। तो साथियों, उपर्युक्त जहाँ कहीं भी लिखा होता है उपर्युक्त, ठीक है, वह एक अच्छा विद्यार्थी है, वह एक अच्छा विद्यार्थी है। वाक्य में विशेष्य है माने संज्ञा आपको बताना है, वह एक अच्छा विद्यार्थी। तो विशेष्य है तो क्या होगा? विद्यार्थी, ठीक है। विद्यार्थी जो है आपका विशेष्य है। निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है। दिल्ली, देश, शहर या फिर नगर। तो जातिवाचक संज्ञा, संज्ञा के 5 भेद होते हैं और एक उसी में एक होता है जातिवाचक संज्ञा। क्या होता है जातिवाचक संज्ञा साथियों? जब किसी शब्द से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। दिल्ली, दिल्ली क्या है? आपका जातिवाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि दिल्ली एक शहर का नाम है। जब नाम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम हो तो वहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है साथियों। देश में कई देश आ जाएंगे, शहर में बहुत सारे शहर आ जाएंगे, नगर में बहुत सारे नगर आ जाएंगे। तो जहाँ पे समस्त जातियों का बोध हो वहीं पे जातिवाचक संज्ञा होता है, ठीक है। देश, शहर, नगर जातिवाचक संज्ञा है, जबकि दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा है।
वस्तुतः नगरों, चौकों और सड़कों के नाम व्यक्तिवाचक होते हैं। जब किसी शब्द से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है तो साथियों उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष्य है। वह श्रेष्ठ उपासक है, तो वह श्रेष्ठ उपासक में विशेष्य बताना है। तो साथियों आपका जो सही जवाब होगा वो है उपासक। ठीक है, उपासक आपका विशेष्य है जबकि श्रेष्ठ आपका विशेषण है। निम्नलिखित में नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस विकल्प में है? मोर नाच रहा है, मां नौकरानी से बर्तन धुलवाती है, मैं कपड़े धोकर खेलने गया, उसने मेरी सारी संपत्ति हथिया ली। तो साथियों नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है वही विकल्प बताना है। तो उसने मेरी सारी संपत्ति हथिया ली, यहाँ पे नाम धातु का प्रयोग किया गया है। अब देखिए नाम धातु जो क्रिया जब शब्द, संज्ञा या सर्वनाम विशेषण के योग से बने तो नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे हाथ से हथियाना हो गया, बात से बतियाना हो गया, तो वहाँ पे जो विकल्प था उसमें हथिया ली, हथिया था तो हथियाना, हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, झूठ से झुठलाना, गर्म से गरमाना आदि। तो अतः प्रश्नगत विकल्प डी में नाम धातु क्रिया का प्रयोग हुआ है साथियों। ठीक है, आशा करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट करके। साथियों वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा और अपने साथियों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी पढ़ सकें। और पीडीएफ जो है आप सभी को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेगा और पीडीएफ वहाँ से आप डेली का डेली आप प्राप्त कर सकते हैं। हर वीडियो की पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगी। तो साथियों मिलते हैं